हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं आपका दोस्त समीर और आज मैं कवर करने वाला हूं संविधान संशोधन। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में एक से दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैंने क्या किया, जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के या अदर वनडे एग्जाम्स, काफी सारे एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस किया और उनमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को मैंने निकाला। और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं ले सकता, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल कर दिया है इन 50 क्वेश्चंस के अंदर। यानी पूरा का पूरा ये टॉपिक इन 50 क्वेश्चंस के अंदर ही कवर हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर अब कोई भी प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आप उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है भाग नंबर 20। कौन सा है भाग? है भाग नंबर 20 में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो किस आर्टिकल में संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 368 है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, हमारे देश का संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर के बना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से अपनाई गई। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार हो सकते हैं संविधान संशोधन करने के। अब ये डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है किस प्रकार का। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए, 3 तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कुछ मद ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ साधारण बहुमत की ही जरूरत होती है और संशोधन हो जाता है। लेकिन कोई कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है तो उसके संशोधन के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता है, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन कोई कोई मुद्दा ऐसा होता है जिसमें विशेष बहुमत की भी जरूरत होती है। साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं, आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। मतलब 28 राज्य हैं, इनका आधा कर दो तो 14 राज्य प्लस 1 यानी 15 राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ मुद्दे जैसे साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब जो सदस्य संख्या है उसका 50% से ज्यादा, ठीक है, ये होता है साधारण बहुमत। विशेष बहुमत होता है, देखिए विशेष बहुमत में साधारण बहुमत के गुण तो होते ही है, साथ में इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि जब वोटिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका 2/3 से पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये विशेष बहुमत होता है। और तीसरे वाले में विशेष बहुमत की तो क्वालिटी होगी, साधारण बहुमत की भी क्वालिटी होगी, प्लस ये वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब साधारण बहुमत से कौन कौन से, जैसे कि अधिकारियों के या राष्ट्रपति के भत्ते में चेंज करना है, वेतन में चेंज करना है, तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है। विशेष बहुमत से कई सारे मुद्दे पास किए जाते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट जिस चीज मतलब ऐसा संशोधन जिसका असर जो है सीधा राज्य पे पड़े। जैसे आपको संवृत्ति सूची में कोई चेंज करना है, राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रक्रिया में कोई चेंज करना है, क्योंकि उसमें भी तो राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी राज्य जिससे डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। अगर वैसा संवैधानिक संशोधन करना है तो ये तीसरा वाला तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 तरीके होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहां से? क्या केवल राज्यसभा से, या फिर केवल लोकसभा से, या फिर केवल राज्य विधानसभा से, या फिर संसद के किसी भी सदन से? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अब वो चाहे लोकसभा में शुरू की जाए चाहे वो राज्यसभा में शुरू की जाए, हाँ, लेकिन दोनों से ही पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपलसरी होगा। हाँ, शुरू कहीं भी कर सकते हैं। अगर पहले लोकसभा में पेश किया है तो बाद में राज्यसभा में पास करवा लो, पहले राज्यसभा में शुरू किया है तो बाद में लोकसभा में पास करवा लो, लेकिन दोनों से पास होना कंपलसरी होती है और फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। ये चीज तो आपको पता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो मोस्टली पार्ट को जो है संशोधित कर देती है सिर्फ और सिर्फ संसद, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया वो ही पार्ट, मतलब वो संवैधानिक संशोधन जिसमें डायरेक्ट राज्य इफेक्ट करते हैं, उसके लिए तीसरा वाला प्रोसेस अपनाया जाता है, मैंने जो आपको बताया था। लेकिन मोस्टली होता है ना, वो संसद ही क्या करती है, संशोधित कर देती है। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को
प्रारंभ कर सकता है? जी नहीं, मैंने आपको बताया या फिर लोकसभा करेगी या फिर राज्यसभा करने वाली है, लेकिन राज्य विधानमंडल कभी भी अपने यहाँ संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नहीं। और मैं आपको बताऊं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर लिया। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? अब संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो पहला वाला कब किया गया था? तो हमारे देश का संविधान लागू ही वर्ष 1950 में हुआ था। इसके जस्ट एक साल के बाद यानी 1951 में ही पहला संवैधानिक संशोधन कर दिया गया था। किस चीज से रिलेटेड था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? तो ये राज्य के भूमि सुधारों से संबंधित था। किस चीज से? भूमि सुधारों से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। यानी जो एक 4 एक्स्ट्रा अनुसूचियां हैं, इनको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। तो वो कौन कौन से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, वो आपको याद करने होंगे, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो 9वीं अनुसूची यानी 8 के बाद 9 यानी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, इसे जोड़ने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? तो ये पहला ही संविधान संशोधन था। कौन सा था? फर्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1951 में किया गया था, और इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति से अधिग्रहण के मामले, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 51 का में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? ठीक है, संविधान संशोधन तो 42वां था, समिति कौन सी थी? तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बार पूछा गया है, 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान दीजिए, मैं एक चीज बताता हूं, जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो वो मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी मौलिक अधिकार पहले से ही संविधान में थे, मूल संविधान में, लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। इनको बाद में जोड़ा गया था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा वो डिफरेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो ये 3 जो शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, अभी मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में संशोधन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? 42वां संविधानिक संशोधन था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था, और ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और ये 3 शब्द 3 लाख बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कि आपको याद रखना चाहिए, हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसीलिए इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद इसको ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था, इतने सारे संशोधन किए गए थे इसके माध्यम से कि इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा था। कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं। तो सबसे पहले कौन सा संशोधन? 42वां। कब हुआ? 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान कहते हैं। 3 जो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, मैंने अभी आपको बताया था। किस भाग में रखा गया? भाग 4A में। किस अनुच्छेद में रखा गया? 51A में। तो ये जो सारे जो अमेंडमेंट थे ये 42वें के अंतर्गत ही ये सारे बदलाव किए गए थे। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया, सम्मिलित किया गया था? तो ये कौन सा अमेंडमेंट? अभी तो बताया 42वां संवैधानिक संशोधन था। ये इतने तरह से प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था? देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे ना तो सिर्फ 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें ये जो एक मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया। दरअसल ये वाला मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत था, जिसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और इस आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया गया था और वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, अभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताइएगा कानूनी अधिकार है, या ऑप्शन में विधिक अधिकार लिखा हुआ मिलता है। किस आर्टिकल में है? 300A में है। तो इतनी कहानी जो मैंने आपको बता दी ये आपको याद रखनी है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 44वां। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। तो ये इस वक्त हुए थे। अब देखोगे 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, यानी 76 में हुआ था। फिर 4 जोड़ोगे तो 8 आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, 44वां वाला 1978 में हुआ था, 42वां वाला 1976 में हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और कुछ लोग भूल जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था वो 42वें के माध्यम से हुआ था कि 44वें के माध्यम से। देखिए, मैंने कई चीज आपको बताई थी कि जोड़ी गई थी, ऐसे 3 शब्द जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आप ऐसे याद रखो, मैं आपको बता दूं लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। पहले जोड़ो फिर घटाओ। क्या जोड़ोगे? क्या क्या याद रखना है? पहले जोड़ो फिर घटाओ, बस आपको याद हो चुका। मतलब जो भी जोड़ने वाली चीज की गई थी, पहले 42 आता है कि 44 आता है? पहले 42 आता। तो जो भी जोड़ने वाली चीज थी वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से की गई थी। जो घटाने वाली चीज थी, जैसे ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो घटा दिया गया, तो वो 44वां संवैधानिक संशोधन था। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा इन चीजों को याद रख पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। मैं खुद भी कभी कई बार कंफ्यूज हुआ, उसके बाद ही मैंने कुछ ना कुछ सोचा कि भाई कैसे क्या करेंगे भूले ना। तो ये सब मैंने आजमाया, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ये कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। देखिए, आपकी मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में आया दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो ये जो ना, ये 52वें संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी पढ़ा था कि 1951 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। ये फर्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, और इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। लेकिन अब हमने कहा था 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, तो ये वही मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या किया गया, 1985 में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में किस चीज से रिलेटेड है? दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपकी 9वीं अनुसूची, ये 10वीं, 11वीं और 12वीं अभी हम जोड़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया था? तो 11वीं अनुसूची में है क्या? पंचायती राज व्यवस्था है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची? तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था ये 9वीं थी, ये 10वीं थी। अब मैं यहाँ पर 11वीं यहीं पर लिख देता हूँ, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए याद रखना। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 73rd। ये कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची थी। हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां हो चुका, अब 20वें पे पहुंचते हैं। तो ये 74वां, 73वें में पंचायती राज से रिलेटेड 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जस्ट अगला वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 74वां वाला, और इसके माध्यम से फिर कुछ जोड़ा गया। क्या? इस बार इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसको वहीं पर फिर से लिख लेते हैं। और ये भी अप्रोक्स 1992-93 में जोड़ा गया था, और ये 74वां संवैधानिक संशोधन था, और इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख था, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख था। तो ये 4 अनुसूचियां जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये बाद में जोड़ी गई थी और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है।
चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागालैंड को 1962 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये नागालैंड को राज्य का दर्जा 13वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1962 में, और राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत बार पूछा गया कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को 1966 में पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। यानी पंजाब में जो पंजाबी बोलते थे, मतलब पंजाब पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, इसको बांट दिया गया। तो पंजाब में जो मतलब जो पंजाबी बोलते थे सिख समुदाय, उनको वो स्टेट पंजाब बनाया गया। फिर हिंदी भाषी वाला हरियाणा बनाया गया। बीच में पड़ा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी बना दिया और केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें पंजाब के साथ ये किया गया था? तो ये था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, वर्ष 1975 में सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ये संवैधानिक संशोधन था 36, कौन सा? 36वां संवैधानिक संशोधन था और सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ये वर्ष 1975 की बात है। ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर गोला कर दिया है, सर्कल कर दिया है, 3 पॉइंट्स हर हाल में याद रखिए, क्योंकि सिक्किम से 3 के 3 पॉइंट बहुत बार पूछे गए हैं। रेलवे में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कई बार ये प्रश्न पूछे गए। तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी संवैधानिक संशोधन था 56वां। और ये गोवा वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा कब किया गया था? 1987 में। देखिए, गोवा के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में, लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था। अब आप कहेंगे ये क्या बता दिए सर, 1947 में देश आजाद हुआ और गोवा आजाद नहीं हुआ। जी हाँ, गोवा 1961 में आजाद हुआ था। आपको अगर नहीं पता है ये चीज, आपको पता होनी चाहिए। गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था और गोवा को आजाद कराने के लिए 1961 में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, मिलिट्री ऑपरेशन। वो कौन सा था? ऑपरेशन विजय नाम था उसका। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था और गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो एनसीआर की बात करता है? तो ये है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आई थिंक 1991 की ये बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1963 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई थी, 2 साल बढ़ा दी गई थी। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये था 15वां संवैधानिक संशोधन। एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 27 है, वर्ष 1967 में संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ये 21वां संवैधानिक संशोधन था। अब मैं आपको कुछ से बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब संविधान बनके तैयार हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हुआ करती थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हुआ करती थी। लेकिन अभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप तुरंत टिक मारते हो कि सर 22 भाषाएं हैं। तो बाकी की ये जो 8 भाषाएं हैं ये कब जोड़ी गई थी? 8 ही हुई ना, तो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे 3। कितने? 3। तो ये 3 जो अमेंडमेंट है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, हमेशा ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे जाते हैं। तो एक तो आप यही याद रखो, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। और कब जोड़ी गई थी? 1967 में। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 21वां संवैधानिक संशोधन। तो ये हो गया। बढ़ेंगे अगले संविधान संशोधन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था? इसको आप नमक याद रखो, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ये था 71वां संवैधानिक संशोधन। क्या? 71वां संवैधानिक संशोधन, और 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अभी 15 हो चुकी है ना, सिंधी जोड़ा था, 15 हो गई, 3 और जोड़ देते हैं तो टोटल अभी भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 18 भाषाएं हो जाएंगी। तो ये भाषाओं से रिलेटेड दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब हुआ? 1992 में। कौन सा था? 71वां संवैधानिक संशोधन था। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? नमक, नेपाली,
मणिपुरी और कोंकणी, तो ये नमक भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो नमक से आप इसको याद रख पाएंगे। और ये हमारा भाषा से रिलेटेड तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जो है 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 18 हो चुकी थी, 4 और जोड़ देते हैं, टोटल हो जाएगी 22 भाषाएं। अब हमारी 22 भाषाएं हो चुकी। ये अमेंडमेंट कौन सा था? तो ये जो अमेंडमेंट था, ये था आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 92वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2003 में। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बीडीएमएस, क्या बीडीएमएस? देखिए मैंने रट रखा है, ऐसे ही रट रखा है, आप भी रट लो, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती है। रटोगे नहीं तो क्या ही करोगे, एग्जाम में आएगा छूट जाएगा, छूटोना नहीं है। बीडीएमएस, अब इसको बदमाश याद रखो या बीडीएमएस, मैंने तो बीडीएमएस याद रखा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तुरंत आता है तुरंत। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, बीडी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ की है? असम की है। और डोगरी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। मैथिली कहाँ की है? बिहार की है। संथाली, संथाली 2-3 स्टेट्स में बोली जाती है, ऐसे झारखंड हो गया, उधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, और भी 2-3 स्टेट्स में बोली जाती है, बस आपको इतना याद रखो। संथाली पूछी नहीं आती, मोस्टली बोडो पूछी जाती, कहाँ की है? असम की है। डोगरी भी पूछी गई है, मैथिली सबको पता है बिहार की है। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 1989 में संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर के 18 कर दी गई थी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 61वां संवैधानिक संशोधन था। कौन सा था? 61वां। कब किया गया था? 1989 में। क्या किया गया था? जो मतदान की आयु थी 21 से घटाकर के 18 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, मौलिक शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है। 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 86वां। वर्ष कौन सा था? 2002। 2002 की बात है। देखिए आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। कितने वर्ष के? 6 से 14। ये प्रश्न पूछा गया एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो 21A में जो मौलिक अधिकार है बच्चों के लिए, वो किस आयु के बच्चों के लिए? तो 6 से 14, यही पूछा, 6 से 14, इतना ही प्रश्न पूछा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था? अभी तो मैंने आपको बताया 86वां संविधान संशोधन तक कब किया गया था? 2002 में किया गया था। देखिए घुमा घुमा के जैसे वो प्रश्न पूछते हैं ना, वैसे ही मैं आपसे भी पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको भी एकदम आदत सी पड़ जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे सर जी ने क्वेश्चन नहीं बताया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? अभी मैंने 2 बार आपको बताया कब जोड़ा गया था, यानी 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कितनी बार बताऊं, ये तीसरी बार मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर के 62 कर दी गई थी? तो ये राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही थी। अभी हमने पीछे 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रखा है, वो जो थी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ना, वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक संवैधानिक संशोधन था, ये 41वां संवैधानिक संशोधन था। 35, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो नगरीय संवैधानिक सरकारों को जो दर्जा दिया था वो 74वां संवैधानिक संशोधन था। अनुसूची कौन सी थी? 12वीं अनुसूची थी। कब किया गया था? 1992-93 में ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नगरीय स्थानीय सरकारें थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो ये था 84वां संविधान संशोधन। याद रखो, ये वाला बहुत पूछा जा रहा है आजकल, बहुत चर्चा में चल रहा है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया? देखिए शिक्षा पहले जो थी वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अभी आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिक्षा किस चीज का विषय, तो आप बताते हैं समवर्ती सूची का विषय। तो समवर्ती सूची में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको लाया गया था? तो राज्य सूची से निकाल के इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की
व्यवस्था की गई थी। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन? 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन था। अभी तो महिला आरक्षण बिल पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं भाई साहब, तो ये प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यही तो शुरुआत हुई थी ना महिलाओं के आरक्षण के को लेकर के। सबसे पहले राजनीति में आरक्षण तो यहीं से दिया गया था, मतलब ग्रामीण स्तर पे, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हुआ था। और अभी तो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं, यानी माहौल एकदम गर्म है, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया नहीं कितना प्रतिशत आरक्षण है। देखिए, ग्राम पंचायतों में जो प्रधान वगैरह के इलेक्शन होते हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है, 1/3। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? समिति नहीं है यार, सीमित होगा। ठीक है, क्या होगा? सीमित होगा, समिति नहीं होगा, सीमित कर दी गई। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ लोग मतलब ना समझ पाए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या मान लो 545 लोग बैठे हैं, ठीक है, वर्तमान संख्या मान लो 545 है, तो कितने व्यक्तियों को मंत्री बना सकती है? अभी सरकार का मूड हो गया, सबको बना देगी मंत्री, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या किया गया कि लिमिटेशन लगाई गई, इसका 15% ही मंत्री बनेंगे, जो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, तो वो जो होंगे वही मंत्री बनेंगे। अब आप कैलकुलेट वगैरह इसमें कर लो कितने लोग मंत्री निकल करके आ रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? ये वाला प्रश्न भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये है 65वां संवैधानिक संशोधन। कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया था और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई और इनको आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत रखा गया था। डायरेक्ट पूछा जाता है ये वाला। उसके बाद क्या किया गया? फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट किया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था और अनुसूचित जनजाति आयोग था, इनको अलग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया 338 ए में। किसमें रखा गया? 338 ए में। तो सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि 338 ए में क्या है? ठीक है, तो आप सीधा बताइएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा जो है 338 ए में की गई है और इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। अभी एक और भी किया गया है, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है और उसको 338 बी में रखा गया है। उसकी आगे चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। अभी तो बता दिया 89 2003 में किया गया था, है ना। इसको प्रश्न के माध्यम से लेने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप समझ सकें। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। एक प्रश्न पूछने का ये भी प्रकार है इनका। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये कौन कौन से विषय हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन। जी हाँ, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन की मतलब में कोई चेंजेस करने होंगे तो भाई विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होगी, प्लस राज्यों से भी अनुसमर्थन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो राज्य अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जरूरी है। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व तो राज्य से रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची, तो इसमें भी राज्यों की जरूरत है। किसी राज्य की विधान परिषद में परिवर्तन नहीं, अगर विधान परिषद में परिवर्तन करना है, जोड़ना है या हटाना है विधान परिषद को, तो उसका तो साधारण बहुमत से ही काम हो जाता है। क्या? साधारण बहुमत से काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके लिए विशेष बहुमत की भी जरूरत होगी संशोधन करने के लिए, प्लस राज्यों के, आधे से अधिक राज्यों के, यानी 15 राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता अनिवार्य होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 में हुए भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? अब याद रखिएगा, अभी तक ऑलमोस्ट 105 संविधान संशोधन अभी तो कई हो गए, लेकिन मैं आपको 105 तक ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी 2023 तक देखें तो 105 हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ और हो चुके हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो देखते हैं 105 तक हम देखेंगे। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 2015 में हुआ था। देखिए, हुआ ये था, ये पहले बता देता हूं कौन सा था, इसका आंसर होगा 100। अभी याद भी करवा देते हैं। देखिए, हुआ ये था, ये भारत है,
ठीक है, ये हमारा भारत है और इधर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारे जो भारत के कुछ गांव है ना वो बांग्लादेश में जो सीमा पे है ना एकदम गांव, कुछ बांग्लादेश में आ जाते हैं और बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में आ जाते हैं। तो भारत कहता था कि ये वाले गांव तो हमारे हैं, ठीक है, ये जमीन हमारी है। बांग्लादेश कहता था नहीं भाई, ये जो भारत में ये जमीन हमारी है। तो इस चीज को लेकर के वर्षों से विवाद चल रहा था। तो इस वर्ष 2015 में सरकार ने क्या किया, बांग्लादेश के साथ बैठे और एक आपसी सहमति बनाई कि ऐसा है यार, देखो इधर के जो तुम्हारे पास है वो तुम ले लो और इधर की जो हमारे पास है वो हम ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसी सहमति बनी और भूमि का जो आदान प्रदान था, हस्तांतरण, वो कर लिया गया। तो ये था संवैधानिक संशोधन समा वाला। अब क्या है ना, 50-50 कर लिया। अब 50-50 को जोड़ोगे, जब बंटवारा होता है तो कैसे होता है 50-50, तो ये 100 हो जाता है। तो सम संविधान संशोधन रिलेटेड है भूमि हस्तांतरण से भारत और बांग्लादेश के मध्य। प्रश्न नंबर 45 है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया, 101वां संवैधानिक संशोधन था, जीएसटी लागू किया गया था। और आर्टिकल कौन सा था, 279 ए आर्टिकल में जीएसटी दिया गया है। प्रश्न नंबर 46 है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आयोग को होगा, यहाँ पे की लिखा हुआ है। 102वां संवैधानिक संशोधन था, इसके माध्यम से 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मैंने आपको बताया था ना, 338 ए क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए मतलब 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और जनजाति आयोग किसमें है, 338 ए में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आ गया 338 बी में। ये था 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में किया गया था। तो मैंने ये चीज फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। पहले 65वां किया गया था 1990 में, 338 में दोनों को रखा गया, बाद में इनको यहाँ पे अलग कर दिया गया था 338 ए के माध्यम से। 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से, उसके बाद फिर ये वाला संवैधानिक संशोधन किया गया और 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। प्रश्न नंबर 47 है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 12 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को शैक्षणिक और नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया था। ये था 103वां संवैधानिक संशोधन। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया 10% नौकरी में, वो 103वां था। ईडब्ल्यूएस तो कितने अल्फाबेट हैं इसमें, 3 है, तो 103वां संवैधानिक संशोधन है। याद हो चुका है आपको। अगला प्रश्न है कि इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा व राज्यों के विधानमंडलों में एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये राज्यसभा और लोकसभा में विधानमंडल की सीटों की बात हो रही है। तो जो ये है, ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, ये 104वां संवैधानिक संशोधन है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और हाँ, एक एंग्लो इंडियन सीट जो होती थी ना, देखो राज्यों की एंग्लो इंडियन सीट होती थी और लोकसभा में जो होती थी एंग्लो इंडियन सीट, वो एंग्लो इंडियन सीट वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया और वो 104वां संवैधानिक संशोधन ही था। तो आप याद रखिएगा, इजी है। और ये हमारा आज का आगे मतलब लास्ट प्रश्न है। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस की पहचान करने और ओबीसी सूची, ठीक है, ओबीसी सूची बनाने का जो अधिकार है ना, अभी राज्य को ही दे दिया गया। पहले ये जो अधिकार होता था ना ओबीसी सूची बनाने का, ये गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति को होता था, लेकिन ये 105वां संवैधानिक संशोधन सरकार ने किया और ओबीसी सूची बनाने का जो अधिकार है वो राज्य और यूनियन टेरिटरी को दे दिया। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे आज के 50 संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, हम कहते रहते हैं और आप नहीं करते हैं। लगे आपको कि हाँ आगे भविष्य में मैं आपको कुछ ऐसा ही कंटेंट देकर के आपकी मदद कर सकता हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। लाइक मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपको लगे कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।